दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 4th यूनिट का रिवीजन मैं करवा चुका हूं HRM की। हम आ चुके हैं 5th यूनिट पे। 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप कहाँ तक हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, मुझे जरूर करके कमेंट करके बताया करें कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो MBA सेकेंड सेम का ये सब्जेक्ट है। 4th सेम वाले निराश ना हो, गुस्सा बिल्कुल भी ना हो। मैं जल्दी आपके लिए सारे सब्जेक्ट का रिवीजन लेकर आ रहा हूँ। 4th सेम के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता है आपके एग्जाम पहले, मुझे पता है, मैंने आपके साथ कमिटमेंट कर रखा है कि 4th सेम का भी मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो उनके लिए भी सारे डिटेल वीडियो आ रहे हैं। अभी MBA सेकेंड सेम का ये लास्ट यूनिट बची है। BBA बीकॉम फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चलता है, MCOM फर्स्ट ईयर में, और UGC नेट के अंदर तो थ्रू आउट ये सब्जेक्ट चलता रहता है। तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कभी कभी थोड़ा सा अटक गए हैं, ठीक है। चलिए 5th यूनिट पढ़ना शुरू करते हैं और 5th यूनिट के अंदर देखते हैं कि क्या बात कही गई है। जैसे कि अपन ने रिसेंट ट्रेंड में देखा था, अरे अभी 4th यूनिट में देखा था ना, नहीं देखा तो देख लेना एक बार, कि एम्प्लॉय के रिसेंट ट्रेंड कंपनसेशन मैनेजमेंट के बदल गए। उनके अंदर एक प्राइम आया है, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। अब एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ क्या है, यानी कि एम्प्लॉय की सेफ्टी। तो ये मतलब जो बंदा है वो जहां पे कार्य कर रहा है, मींस उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या वहां पे बहुत धूप है, क्या वहां पे बहुत फिसलन वाली जगह है, क्या वहां पे कोई हैजार्डस सिचुएशन है, यानी कि कभी भी उसके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके रिलेटेड में कानून बने हुए हैं। और बच्चे जब कानून आता है, खासकर MBA वाले, कोई लॉ आता है तो बहुत घबरा से जाते हैं कि सर लॉ को हम याद कैसे करेंगे। तो इतना यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको इसके हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सब याद तक करवा दूंगा। केवल आपको सुनना मुझे ध्यान से है। एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। थोड़े ही टाइम में इसकी PPT टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय हेल्थ से मतलब क्या है, एम्प्लॉय हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग is not only include the physical well-being but also include mental and emotional well-being। यानी कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से नहीं है। कोरोना के बाद लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए लेकिन मानसिक रूप से भी बीमार रहने लग गए। तो मानसिक रूप से भी अगर स्वस्थ रहते हैं तो ही वो एम्प्लॉय हेल्थ के तीनों चीजें, मतलब फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर ऑफ प्रोवाइड अ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। एक रिस्पॉन्सिबल जो एम्प्लॉय होता है वो हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। भाई कराएगा क्यों नहीं, कानून बना हुआ है। आइए इसके लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। और बहुत आसान और बहुत इजी फ्रेमवर्क है, बिल्कुल आपको पिन पॉइंट में याद करवा दूंगा। इतनी बुकिश में घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी लैंग्वेज से आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल पहला, नीड्स एंड लीगल ऑफ प्रोविजन एम्प्लॉय हेल्थ। यानी कि नीड क्या है, नीड बहुत जरूरी है क्योंकि एम्प्लॉय ग्रोथ करेगा कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्योंकि क्या हुआ था, सेकंड जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब प्रोडक्शन में बूम आया था, रिवॉल्यूशन भी आया था, हमारा भाप की शक्ति का आविष्कार भी हुआ था। तो इसके कारण से प्रोडक्शन में बूम आया तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, यानी कि उनका शोषण शुरू हो गया और एम्प्लॉय का शोषण शुरू हो गया। इसलिए उनके हेल्थ को बिल्कुल एकदम ध्यान में नहीं रखा जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, 16 घंटे 18 घंटे काम कराया जाता। इसलिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, ये बेसिकली नीड इसलिए है। अब क्या प्रोविजन बनाया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में कौन कौन से प्रोविजन है, इसमें अपन को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ाया जा रहा है और सेक्शन 11 to 20 अपन को याद रखना है। केवल 10 सेक्शन है, बहुत इजी। केवल क्या याद रखना है, सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस, यानी कि 11 क्या कह रहा है, साफ सफाई। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। काम तो उसके बाद, तो हमेशा 11 किससे शुरू होगा, साफ सफाई से। फैक्ट्री शेल बी क्लीन एंड फ्री फॉर dirt, must be removed daily, benches, passage, stairs, floor to be clean, workroom floor shall be washed। यानी कि फैक्ट्री क्लीन होनी चाहिए, उसमें साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। ये सेक्शन 11 कह रहा है। अगर नहीं करोगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का अपना प्रोविजन अपने कोर्स के अंदर नहीं है, MBA तक नहीं है, MMA और लॉ के अंदर आता है ये प्रोविजन पेनल्टी का, इसलिए अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं करा। केवल अपन को ये याद रखना, सेक्शन 11 क्या बता रहा है, क्लीननेस के बारे में बता रहा है, और सेक्शन 12 क्या बता रहा है, वेस्ट के बारे में बता रहा है। अच्छा, कहीं साफ सफाई होगी तो सबसे पहले क्या निकलेगा,
अरे कचरा निकलेगा, कचरे को ही तो वेस्ट बोलते हैं, यानी कि पहले सफाई करो फिर कचरा निकालो। ये क्या होता है, सिस्टमेटिक और इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना है, जो ट्रीटमेंट देना है आपको वेस्ट का। अब सफाई हो गई, कचरा पूरा बाहर निकल गया, अब क्या होना चाहिए, अरे भैया हवा, वापस साफ हवा तो हमको आनी चाहिए, रोशनदान तो क्लीन हो गए, वेस्ट भी बाहर हो गया, तो अब हवा क्या सांस लेना है मेरे को फर्स्ट तो वेंटिलेशन के लिए बना हुआ है, ये याद रखने की टेक्निक है ना। वेंटिलेशन बना हुआ है 13 पे, एवरी वर्क रूम मस्ट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, मींस के इन आउट प्रॉपर हो, रोशनदान बनाया जाए, उन पे लाइटिंग की भी अलग प्रोविजन है, तो वेंटिलेशन पहले उसको सांस दे दी गई, तो सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 14 में आए कि उन वेंटिलेशन से वापस क्या आ सकती है, डस्ट आ सकती है, तो ये डस्ट फिर से ना आए इसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट किए जाए। सबसे पहले क्या करा, सफाई कर दी, सफाई करने के बाद क्या करा बताइए, वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा निकला होगा तो कचरे को बाहर निकाल दिया। फिर वेंटिलेशन के ऊपर बात आई, सांस लेने के लिए अब बहुत धुआं हो गया था तो वहां सांस लेना, सांस लेने के बाद फिर जो वापिस से कचरा ना हो उसका डस्ट का मैनेजमेंट करा जाए। और फिर है गर्मी ज्यादा ना लगे तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी प्लांट बनाया जाए, मीन्स के आपको इस टेम्परेचर देना चाहिए जिसमें वर्कर काम कर सके, ठीक है। उसके बाद ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, भैया ज्यादा साफ सफाई पे होगी तो लोग ज्यादा आ जाएंगे, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बनाइए, सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, 3 सेक्शन, 6 सेक्शन अपन ने याद कर लिए, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले सफाई करवानी है, फिर से याद कराऊं, देखो सबसे पहले सफाई करवानी है, फिर वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, फिर वेंटिलेशन का ध्यान देना है, वेंटिलेशन ध्यान देने के बाद फिर से डस्ट नहीं आएगी हमारे घर में, डस्ट नहीं आएगी, इसके बाद आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि एक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं आ जाए, भैया अभी अभी साफ सफाई करी है तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था, सेक्शन 18 कह रहा है कि 17 क्या कह रहा है कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, 18 कह रहा है कि लाइटिंग हो जाए, उसके बाद पीना भी, पानी पीने की भी व्यवस्था करा दो, और उसके बाद वॉशरूम की फैसिलिटी भी करा दो, और जो वॉशरूम जाने के बाद पिचकारी मारते हैं यानी कि थूकते गुटखा थूकते तो उनके लिए स्पिट रूम की व्यवस्था भी कराई जाए। और फिर एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम भी कंपनी के द्वारा बताए जाए जिससे फीडबैक लिया जाए। तो बहुत ही इजी, 10 के 10 अपन ने याद कर लिए हैं, ठीक है। अब मेजर ऑफ प्रमोट एम्प्लॉय हेल्थ, अब कौन से ऐसे मेजर है जो कंपनी लेती है, अच्छा क्वेश्चन बनता है 5th यूनिट से, केवल ये एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से मेजर हैं जो कंपनी बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट के लिए। क्या कहता है, हेल्थ एजुकेशन यानी वर्कशॉप सेमिनार प्रोवाइड कराओ, है ना, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज कराओ, कि आप वहां पे कोई योगा क्लासेस हो सकती है या एरोबिक क्लासेस हो सकती है, जुम्बा क्लासेस हो सकती है, डांस क्लासेस, कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं कि काम छोड़ के सब, कुछ देर के लिए। एनकरेजिंग प्रिवेंशन केयर्स, प्रिवेंटिव केयर्स यानी कि आपको थोड़ा सा क्लीनलीनेस रखना, हाइजीन रखना, ये सारा एनकरेज करना है एम्प्लॉयज को। प्रोवाइड इंसेंटिव प्रोग्राम, भैया आप स्वस्थ रहोगे, आप छुट्टियां कम लोगे, आपका मेडिक्लेम का जो बेनिफिट होगा वो आपको ज्यादा दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा, ये इंसेंटिव मैंने 4th यूनिट में डिटेल में पढ़ा है। हेल्दी लंच, उनको लंच हेल्दी दे दो, डिनर हेल्दी दे दो, क्योंकि लंच कंपनी में तो हम लंच ही करते हैं। प्रोवाइड ऑन साइट फिटनेस यानी कि आपके मेडिकल डॉक्टर्स लगाए जाएं, कोई मेडिकल की टीम हो आपके पास, और ऑफर कॉर्पोरेट स्क्रीनिंग यानी कि आपको हर साल एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजारा जाए जिसमें आपका हेल्थ टेस्ट हो। बहुत सी कंपनियां करती हैं एक साल में मेडिकल टेस्ट या मेडिकल कैंप आयोजित करती है जिसमें आपका ब्लड शुगर बीपी ये सारी चीजें चेक करी जाती है, आयरन कैल्शियम विटामिन कहीं कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। ऑन साइट फिटनेस यानी कि हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल रहें। हेल्दी लंच यानी कि जो आपकी कैंटीन है वो क्लीन हो, हाइजीन हो वहाँ पे, और एक प्रॉपर लंच प्रोवाइड किया जाए, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बन रहा है 5th यूनिट से, या वो या ये बनता है एक्सीडेंट का कॉज। एक्सीडेंट किन कारणों से होता है, भैया एक्सीडेंट तो भगवान करवाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट 2 कारण से होता है, पहला तो अनसेफ एक्ट के कारण, दूसरा अनसेफ कंडीशन के कारण। किन किन कारण से होता है, अनसेफ एक्ट यानी कि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अनसेफ है, भैया आंख बंद करके गाड़ी चला रहा है तो वो कहलाया अनसेफ एक्ट, आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा ही, तो वो अनसेफ एक्ट है। एक अनसेफ कंडीशन, गाड़ी तो आंख खोल के चला रहा है लेकिन रॉन्ग साइड में ले जा रहा है, 80 की रफ्तार से ले जा रहा है, वो होगा अनसेफ कंडीशन। दोनों के अंदर क्या होता है भैया, इंसिडेंट। दोनों को कैसे रोक सकते हैं, यदि कोई अनसेफ एक्ट करता है तो हम रूल बना के उसको रोक सकते हैं,
कानून बना देंगे भैया आँख खोल के गाड़ी चलाओ, ऐसा करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर कोई आप ऐसी स्टंट मारने की एक्टिविटी करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और अनसेफ कंडीशन को हम इंजीनियर या टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट या टेक्निकल हेल्प लेके उस सिचुएशन को क्लीन कर सकते हैं, उस सिचुएशन को सेफ कंडीशन बना सकते हैं जहां पर काम किया जा सके। जैसे कि दीवारों पे आपको पता है पेंट किया जाता था, ठीक है, या आप ये समझ लीजिए खिड़कियों को बाहर से क्लीन किया जाता था। तो पहले क्या होता था, आदमी को एक रस्सी से नीचे लटका दिया जाए और क्लीन करा जाए। आजकल प्रॉपर उसको बेल्ट वगैरह दिया जाता है, प्रॉपर उसके साथ यूटिलिटी दी जाती है, जिससे अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज होती है, दुर्घटना होती है, तो उसको पहले से ही रोका जा सके। यानी कि सेफ्टी बेल्ट उसके पहले से ही दिए जा सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो अवॉइड स्लिप्स क्या करा जा सकता है? स्लिप फॉल्स, यानी कि जहां पर फिसलन भरी जगह उनको कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को लिखा जा सकता है, लिखते हैं ना 5000 वोट, 4000 वोट, 10000 वोट और खतरा का निशान बनाते हैं। लिमिट मैनुअल हैंडलिंग, एक मैनुअल हैंडलिंग बताई जा सकती है। कीप वेल स्टॉक फर्स्ट एंड किट इन प्लान, स्टॉक जो हो वो व्यवस्थित रखा हुआ हो। क्रिएट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई स्टॉप हु नीड द एक्स्ट्रा हेल्प इन द इमरजेंसी, जो बूढ़े लोग हैं, जो कमजोर हैं, उनकी आइडेंटिफाई करके अपन पहले से रख सकते हैं। प्रमोट फायर सेफ्टी, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम एक्सीडेंट 100% तो क्योर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसको कहीं हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट कितनी बार नेचुरल कारण से भी होता है, एक्ट ऑफ गॉड भी होता है, ठीक है, बुरे कर्मों का नतीजा तो भुगतना होगा, लेकिन ये अगर कंपनी फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि देयर इज लॉ, और इसके थ्रू हम कंपनी के अंदर एक्सीडेंट का रेशो कम कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी लिमिट में चलाओगे, लिमिट की स्पीड में चलाओगे, हेलमेट पहन के चलाओगे, रेड लाइट पे रुकोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम है। ये वही बात है। तो ये एक्सीडेंट के पॉइंट्स है, बेसिक प्रिंसिपल। और ये लास्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी तक तो अपन ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, ये लास्ट टॉपिक इस पूरे कोर्स का क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टारगेटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। जब हम नेशनल लेवल पे एचआरएम करते हैं, नेशनल लेवल पे एचआरएम हो गया तो वो केवल एचआरएम रह गया। अगर इसको इंटरनेशनल कर दिया जाए तो ये IHRM बन जाएगा, बस इतना ही। यानी कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, ठीक है, ये जितने भी एक्टिविटी हैं ये हम नेशनल लेवल पे करें तो नेशनल एचआरएम, जिसको सामान्यतः एचआरएम के नाम से जानते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे करें तो इंटरनेशनल एचआरएम। बस इतना सा इसमें याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मोर द क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि आज कितनी बार ऐसा होता है कि हमको कोई वीडियो एडिट कराना होता है, मीन्स कि अभी इस क्लास में तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यदि कहीं वीडियो एडिट कराना होता है, कोई चीज करनी होती है, तो हम थर्ड पार्टी यानी अमेरिका से भी किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, वो यहाँ पर वीडियो एडिट करके हमको वाया मेल भेज देता है। तो क्या होता है ये क्या होता है? यही तो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी वहाँ के एम्प्लॉय को हमने आउटसोर्स किया, काम दिया, उससे मैनेज कराना। यानी कि फंक्शंस वही रहेंगे, प्लानिंग रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ठीक है, डायरेक्टिंग रहेगी, फंक्शंस वही रहने वाले। लेकिन जब ये नेशनल से क्रॉस बॉर्डर हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा, तो इसको इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो इतना इजी चैप्टर है, इतनी इजी यूनिट है, केवल एक क्वेश्चन बड़े, दो क्वेश्चन बड़े बन रहे हैं। एक तो आपका एक्सीडेंट की कॉजेज एंड प्रिवेंशन अपन कैसे रोक सकते हैं, और ये कॉजेज कौन से, अनसेफ टेक्ट और अनसेफ कंडीशन है, और मेजर ऑफ प्रमोट एम्प्लॉय हेल्थ के कौन से मेजर लेके कंपनी एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। बहुत ही इजी है, ये सेक्शंस मैंने आपको याद करवा दिए। देखिए बहुत बड़ी सी यूनिट अपन ने बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर निपटा दी है। तो यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। जल्द ही दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं, मुझे जरूर कमेंट करके बता देना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। अभी तक ई कॉमर्स की बात आ रही है तो ई कॉमर्स शुरू हो सकता है HRM MBA सेकंड सेम के लिए, MBA फोर्थ सेम के लिए भी जल्दी दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।